हेलो दोस्तों, CSC गेट चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज फिर से आप लोग के लिए सेट 23 लेकर आया हूँ। सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपका डिजिटल का क्वेश्चन है। द सर्किट शोन बिलो इम्प्लीमेंट्स ए। तो इसमें से बताना है कि ये क्या इम्प्लीमेंट मतलब आउटपुट क्या देगा, ठीक है ना, कौन सा गेट देगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में आपको गेट बताने की कौन सा गेट आपका आउटपुट दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या किसका फिगर है, ये मल्टीप्लेक्सर का है, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है ना, कि ये क्या है, मल्टीप्लेक्सर है। और ये इसमें हमें क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। एक सिलेक्टर का यूज होता है जो आपका यहाँ पर ए यूज हो रहा है, और दूसरे जो वाई मल्टीप्लेक्सर है उसमें आपका जो भी ये एक्स मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट आएगा वो आपका वाई मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्टर बनकर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब ए को कम्प्लीमेंट के साथ हम लोग जब क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। ए कम्प्लीमेंट के साथ जब हम सिलेक्ट करते हैं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, आई नोट आएगा। क्या आएगा, आई नोट आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आई नोट आएगा, फिर प्लस, फिर उसके बाद जब ए को हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, आई वन आएगा। अब बताइए आई नोट का वैल्यू क्या है, वन है, आई वन का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये तो वाई जीरो हो गया, तो ये क्या बच गया, ए का कम्प्लीमेंट बच गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब ए का कम्प्लीमेंट इसका सिलेक्टर बन जाएगा वाई मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है ना। तो यहाँ से y का कम्प्लीमेंट जब सिलेक्ट करेंगे, अभी जिस तरह से a का कम्प्लीमेंट, उसी तरह से a का कम्प्लीमेंट सिलेक्ट करेंगे तो क्या सिलेक्ट होगा, आई नोट। अब आई नोट का वैल्यू क्या है, जीरो। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर उसके बाद a का कम्प्लीमेंट, जिस तरह से हम यहाँ a को सिलेक्ट किए थे तो उसी तरह से a को हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो क्या सिलेक्ट आएगा, आई वन का वैल्यू क्या है, तो b का कम्प्लीमेंट। मेरा फाइनली आउटपुट पे ही आएगा। तो ये तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या, ठीक है ना, सॉरी, ए कम्प्लीमेंट होगा। अब बचा क्या, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं फाइनली आउटपुट। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे कि ए बी का कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना डिमॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू, ठीक है ना। अब डिमॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू लिखे तो अब ये वैल्यू किसका आ गया, आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब ये किसका आउटपुट है, नॉर गेट का है। यदि आपको याद होगा तो अब यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में, हाँ भाई प्रीवियस क्वेश्चन है। एक बच्चे ने कॉमेंट किया कि सर से ऑल मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो वाले क्वेश्चन को लेकर आइए। तो सारा का सारा क्वेश्चन तो उससे लेकर तो नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने तो सेट चला रहा हूँ ना, और सेट में आपका ऑल क्वेश्चन का कम्बिनेशन होता है, तो मैं किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इसके लिए सॉरी कि मैं पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए लेकर नहीं आ सकता सेट, ठीक है ना। हाँ, यदि आपके कोई पार्टिकुलर वैसा एग्जाम होता है तो उसके लिए मैं लेकर आऊँगा, बशर्ते अभी मैं नहीं ला सकता, क्योंकि आपका ऑल क्वेश्चन का कम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं अभी मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि इफ़ एक्स इज ए वन डायमेंशनल एरे देन। अब बताइए यहाँ पे आपका वन डायमेंशनल एरे में क्या चीज़ को हम इनिशियलाइज करें या डिक्लेयर करें जो सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आपका ये करेक्ट है, लेकिन कैसे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में भी एक दोस्त ने मेरे को कमेंट किया था कि सर स्ट्रिक्ट वाले जितने भी प्रॉब्लम है उसे आप सोल्व करके बता देते थोड़ा सा एक वीडियो अलग से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि उसको मैं ये वीडियो एक आपके पास दूँ और आपको सहायता उससे मिल जाए, जितना भी हेल्पफुल हो सके मैं करना ही चाहता हूँ। तो चलता हूँ, ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। कि इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यदि हम इसके बारे में जानते हैं कि एड्रेस एक्स आई, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एड्रेस ऑफ आइथ एलिमेंट, ठीक है ना, जो भी आई एलिमेंट है उसका एड्रेस बता रहा है, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट लगा देते हैं। इसी में हम जब स्ट्रिक्ट लगा देते हैं तो अब ये इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू एट एड्रेस लोकेशन ऑफ आई एलिमेंट।
कि जो भी आई एलिमेंट का एड्रेस है वो उसका लोकेशन बता रहा है, ठीक है ना, कि उस एलिमेंट में क्या वैल्यू है, ठीक है ना। अब उसका वैल्यू बता रहा है, ठीक है ना। ये तो पहले एड्रेस बता रहा था, अब क्या है कि उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है ith एलिमेंट पे, तो उस वैल्यू को अब बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया दो चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिक्ट x प्लस आई, x प्लस आई। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है ये, ठीक है ना, कि ये भी आपका क्या करता है कि वैल्यू ऑफ ith लोकेशन ऑफ x एड्रेस, जो भी x एड्रेस पर ith लोकेशन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये भी सेम चीज़ ये भी बोल रहा है, सेम चीज़ ये भी बोल रहा है, तो हमें यहीं से पता चल गया कि ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाता है। और एक चीज़ को हम और क्लियर कर देता हूँ कि इसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से भी, ठीक है ना, एक्स आई। तो इसका भी मतलब सेम ही होता है, इसका भी मतलब सेम होता है कि मतलब कि वैल्यू एट ith लोकेशन ऑफ एक्स एड्रेस, जो भी एक्स एड्रेस पे ith एलिमेंट का वैल्यू है उसको बारे में बताइए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेम एज क्या हो जाएगा, एक्स स्ट्रिक्ट एक्स प्लस आई इज सेम एज स्ट्रिक्ट एड्रेस एक्स आई, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोलते हैं ए हैश फंक्शन एच डिफाइंड एच की इक्वल टू की मोड 7, ठीक है ना। तो की का वैल्यू रखना, मोड 7 करना है। विथ लीनियर प्रोविंग इज यूज टू इंसर्ट द की 44 45 79 55 91 18 63 into a table index from 0 to 6, what will be the location of 18। तो ये 18 का लोकेशन आपको बता रहा है। यदि आप डायरेक्ट देखिएगा कि 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा है 6 तक जा रहा है, तो कोई बच्चा क्या करता है कि डायरेक्ट मतलब कि यहाँ पर वैल्यू को पुट करना शुरू कर देता है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब 5 को टिक आउट करके चला आएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ये क्या होता है कि सही चला जाता है, ठीक है ना, कभी कभी सही चला जाता है, बशर्ते ऐसे बनाना तो नहीं है, ये तरीका गलत है, ठीक है ना। तो ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, तो क्या करेंगे कि सारे को हम मोड निकालेंगे, सारे को मोड निकालेंगे। तो मोड क्या, तो ये सारे की वैल्यू दिया हुआ है, अब मोड 7 करना है, ठीक है ना। मोड का मतलब होता है कि जो भी रिमाइंडर आता है उस वैल्यू पे आप वहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे हम एक बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, कि जैसे 44 आया, 42 लोकेशन पर चला गया, 45 को करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 लोकेशन पर चला गया। अब देखिए क्या होता है 79, जैसे हम लोग कर लेते हैं 0 1 मान लिए, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 पर कौन आ गया, 44 आ गया, 3 पर कौन आ गया, 45 आ गया, जब 45 आ गया। अब देखिए 79 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 2 आएगा, तो 2 पर तो ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट जो आपका वैल्यू आगे, नेक्स्ट जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसमें आपको फिल कर देना है। तो 79 आपका मान लीजिए यहाँ पर चला आया, ठीक है। फिर आपका 55 आया, तो 55 को आप करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। तो 6 लोकेशन पे इसको आप पुट कर दीजिएगा। फिर आपका 91 है, तो 91 को करिएगा तो ये 0 लोकेशन पर चला जाएगा, ठीक है। फिर आपका 18 आएगा, तो 18 लोकेशन पर जब करिएगा तो आपका 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 4 पर तो ऑलरेडी फिल है डेटा, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट लोकेशन पर फिल करना है। नेक्स्ट लोकेशन आपका कौन सा ब्लैंक है, तो ये 5 ब्लैंक है, तो 5 के पास रख दिए, ठीक है। अब देखिए 63 आ रहा है, तो 63 के लिए 1 एक रिमाइंडर बचता है, तो 1 पे यहाँ पर 63 को पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से डेटा को आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। इस तरह से डेटा को आपको फिल करना है, ठीक है। तो आपका कौन सा लोकेशन पर आ गया, 5th लोकेशन पर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5th आ जाएगा। हमें इस तरह से डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी फ्रैगमेंट। इसका आउटपुट क्या होगा, सी फ्रैगमेंट आपका कोडिंग दिया हुआ है और यहाँ से आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हैच इंक्लूड, आपका सारी चीज़ यहाँ पर हेडर फाइल को डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे करेक्टर दे दिया है, डेटा स्ट्रक्चर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है ना। एक एरे बना दिया, उसमें वैल्यू डाल दिया है। तो देखिए वैल्यू को अब यहाँ से प्रिंट करवाना आपका स्ट्रिक्ट p+2 + 9, ठीक है ना। अब इसको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर से देखिए आप क्या करिएगा, और
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं 0 1 2, ठीक है ना। अब देखिए स्ट्रिक्ट p+2, तो सबसे पहले तो ये इसको c को फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू चला आएगा कि भाई ये 2 पर है, लोकेशन पता कर लिया। अब बोल रहा है कि 9th कैरेक्टर, अब कैरेक्टर के बारे में बताना कि 9th कैरेक्टर के बाद जो भी है उसको प्रिंट कर दो। तो देखिए इसे काउंट करिएगा तो 8 तक तो ये हो जाएगा। 9th में नेटवर्क आता है और उसके बाद जितने भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। तो नेटवर्क के बाद क्या है, n के बाद क्या है, पूरा का पूरा नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आपका आउटपुट देगा, नेटवर्क देगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इस तरह का कोडिंग आपका क्वेश्चन में आता है और आया है, तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर देना है, सोल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोलता है कि हाउ मेनी कंपरेटर वुड एट 12 बिट फ्लैश एडीसी रिक्वायर, मतलब कि एनालॉग डिजिटल सर्किट जो है, ठीक है ना, एडीसी मतलब एनालॉग डिजिटल सर्किट 12 बिट कितने कंपरेटर का यूज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है क्या कि ये 12 बिट जो एडीसी, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा आपका, एक मिनट दोस्त, देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है ना, कंपरेटर को रिक्वायर्ड करने के लिए कि यहाँ पर n बिट दिया हुआ है, तो n का वैल्यू कितना है, 12 है, तो हम मान लेते हैं कि 12 है, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले हम फार्मूला बता देते हैं ना, तो फिर कहिएगा सर फार्मूला तो बताया ना, डायरेक्ट इनका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला मैं बता देता हूँ, इसका क्या होता है कि 2n-1, क्या होता है 2n-1। जब आपका बिट दिया रहे, ठीक है ना, फ्लैश बिट दिया रहे और आपका एडीसी मतलब कि जित कंपरेटर का रिक्वायरमेंट पूछे, ठीक है ना, तो आपका इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू 12 दिया हो, तो 2 का पावर 12-1, तो ये आ जाएगा 2 पर पावर 12 करिएगा तो 4096 आ जाएगा, ठीक है ना। अब -1 करिएगा तो क्या आ जाएगा 4095, ठीक है ना। तो 4095 आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि इन ए B+ ट्री if the search key value is 8 byte long and block size is 256 bytes and the block pointer size is 2 byte, then the maximum order of B+3। तो सबसे पहले हमें लिख लीजिए कि क्या क्या दिया। तो की वैल्यू आपका दिया हुआ है, की वैल्यू दिया हुआ है 8 बिट, ठीक है ना, जिसे हम के से डिनोट कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ब्लॉक पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर को हम बी से करते हैं। ब्लॉक पॉइंटर आपका कितना दिया हुआ है, 2 बाइट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2 बाइट्स लिख लिए, सॉरी 8 बाइट है ना, तो 8 बाइट कैपिटल बी का यूज कर लेते हैं, कैपिटल बी का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और डिस्क ब्लॉक साइज को हम लोग डी मान लेते हैं और यहाँ से आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है 256 बाइट, ठीक है ना। तो इसका भी दोस्त एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑर्डर पूछ रहा है ना, मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर को हम लेट कर लेते हैं कि पी ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो मैं सबसे पहले इसे मिटाना चाहता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है, P*2 प्लस P-1 इंटू के लेस देन डी, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से P का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू क्या है और D का वैल्यू क्या है। तो ये आपका ऑर्डर इक्वल टू निकला हुआ है, ऑर्डर इक्वल टू, ठीक है ना, ऑर्डर सॉरी ऑर्डर निकालना है ना, ठीक है। तो ये ऑर्डर निकालना है, सॉरी 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 ये ऑर्डर निकालना है, दिया वो नहीं, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, कि जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, वो क्या होगा यहाँ से ये वैल्यू क्या है कि आपका लेस देन होता है डिस्क ब्लॉक साइज से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है कि 2p दिया हुआ है, तो 2p तो यहाँ से 2p हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ से P-1 और के का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो हम मान लेते हैं 8, ठीक है ना। तो 8p-8 लेस देन डी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये 2 जो आपको कहाँ से आया, 2 आपका ये ब्लॉक पॉइंटर, सॉरी यहाँ से बी को पुट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 2 जो आया है वो ब्लॉक पॉइंटर आपको डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो सॉरी उससे माफ़ी चाहिए हमें, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि अब इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 10p हो जाएगा,
ठीक है ना, माइनस 10p माइनस 8 लेस देन डी का वैल्यू क्या है 256 है, ठीक है ना। जब इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 26, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें क्या करना है, एक राउंड फिगर वैल्यू लेना है, ठीक है ना, एक राउंड फिगर वैल्यू लेना है। तो आपका 26 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि नंबर पूछ रहा है, नंबर कभी फ्लॉट में नहीं होता है ना, ठीक है ना। अब जब किसी का नंबर हम फाइंड आउट करें तो नंबर तो फ्लोटिंग टाइप में नहीं होता है, तो यहाँ फ्लोटिंग टाइप में आपका आंसर आएगा तो फ्लोटिंग नहीं लेना है, एक उससे कम वाले बिल्कुल लेना है। जो समथिंग आ रहा है उसको हटा देना है फ्लोटिंग के बाद वाले, और जो फ्लोटिंग के पहले इंटीजर वैल्यू को हम लोग फोन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है इन ASP.NET which page events is raised after the start page is complete and before the initialization state, ठीक है ना। तो यदि आपकी इस तरह का क्वेश्चन आता है और इसमें पूछ रहा है आपका क्या कि ASP नेट में, ठीक है ना, कि कौन सा पेज ऑकर होगा स्टार्ट कंप्लीट करने के बाद, और मतलब स्टार्ट जो स्टेज है उसको कंप्लीट करने के बाद और इस इनिशियलाइज स्टेज करने से पहले। तो ये जो आपका पेज ऑकर होता है उसको बोलते हैं पर्ल नीट, ठीक है ना, पर्ल नीट, ठीक है ना, पर्ल नीट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका VVI सोच लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आपका ऑलवेज मिलता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथन और उसका रीजन, मतलब कि निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष, ठीक है ना, कि एक कथन दिया हुआ रहता है, दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपका एक कथन दे दिया है और दूसरा क्या है आपका रीजन बताया है यहाँ से, ठीक है ना। तो सेशन क्या बोल रहा है आपका कि C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो C++ क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका रीजन क्या बता रहा है कि सपोर्ट्स क्लास इनहेरिटेंस टेम्पलेट्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब कि जो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको सपोर्ट करता है क्लास को भी, इनहेरिटेंस को भी, टेम्पलेट्स को भी, एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी। तो बिल्कुल सही, एक C++ क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये तो ट्रू हो गया। अब इसका रीजन भी जो बता रहा है कि ये सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस, क्लास, इन टेम्पलेट्स, एक्सेप्शन, तो बिल्कुल सही है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ हो जाएगा, A एंड R, मतलब कि एसेशन और रीजन दोनों सही है और R करेक्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ A, मतलब कि R जो रीजन है वो बिल्कुल सही है जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है क्या, देखिए सिंपल सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। बोलते हैं कि रिग्रेशन टेस्टिंग इज प्राइमरली रिलेटेड टू, ठीक है ना। तो रिग्रेशन टेक्निक जो है आपके किससे रिलेटेड है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग का हम यूज करते हैं मेंटेनेंस टेस्टिंग के लिए। जो भी मेंटेनेंस टेस्टिंग होता है हम लोग उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग को, ठीक है ना। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज ए चेंज इन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट को चेंज करना रहता है या कोड को क्या करना रहता है, मॉडिफाई करना रहता है अकॉर्डिंग टू यूजर, ठीक है ना, कि मतलब जो इसको यूज करना है, मतलब किस कहीं पर मॉडिफाई करना है कोडिंग में, ठीक है ना, तो आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर मॉडिफाई करने की, तो आप रिग्रेशन टेस्टिंग का यूज वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा न्यू फीचर्स इज एडेड टू द सॉफ्टवेयर, और न्यू फीचर यदि आपको ऐड करना है, मेंटेनेंस का मतलब क्या कि कोई नया फीचर आया तो उसको भी मेंटेन कर दो भाई, ठीक है ना, तो उसके लिए आपका रिग्रेशन टेस्टिंग का यूज होता है। डिफेक्ट फिक्सिंग, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका आता है परफॉर्मेंस इशू फिक्स, ठीक है। तो ये सारी वर्क के लिए, इस रिक्वायरमेंट के लिए हमें रिग्रेशन टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है मेंटेनेंस टेस्टिंग। तो आपको याद हो गया होगा अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है कि व्हाट इज द सिमिलरली बिटवीन एल आर एंड SLR, मतलब कि ये तीनों में क्या डिफरेंट है, LR और SLR में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ को देखना है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी बताया है कि तीनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो LR और LR है और SLR है वो सारे एक ही एल्गोरिदम का पार्ट है, ठीक है ना। तो मतलब कि सेम एल्गोरिदम को यूज करता है, मतलब कि बॉटम टू अप, मतलब कि राइट मोस्ट
डेरिवेशन आपको पता है, ठीक है ना, लेकिन बट डिफरेंट पार्सिंग टेबल, लेकिन जब ये पार्सिंग टेबल को क्रिएट करता है वो तीनों अलग अलग पार्सिंग टेबल को क्रिएट करता है, तीनों का अपना अपना रिक्वायरमेंट होती है, तीनों अपना अपना पार्सिंग टेबल को जनरेट करता है। तो यहाँ पर जो पार्सिंग टेबल होगा तीनों का वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन एल्गोरिदम तीनों का सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका 10 खत्म होता है और सेशन भी आपका ये खत्म होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है और जिस बच्चे ने कमेंट किया उसकी यदि उनके अनुसार यदि आपके कमेंट की रिजल्ट और कहने का मतलब है कि जो भी आपने क्वेश्चन राइज किए थे उसका यदि आंसर मिल गया है तो हमें भी कमेंट करके बताइए कि और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आते हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाला है इस सेशन से, ठीक है। थैंक